के क्वेश्चंस कर रहे थे और फ्रिक्शन चालू कर दिया था हम लोगों ने टॉपिक, और उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between them is 0.5. The distance that the box will move relatively to the force of belt before coming to the rest before coming to rest on taking it is. क्या पूछा है देखो, लास्ट का स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है. लास्ट वाला स्टेटमेंट म्यू 0.5 है, ये तो ठीक है. इसमें क्या बोला है? द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट टेकिंग जी इज इक्वल टू इतना इज. हमें डिस्टेंस निकालना है. पहले क्या बोला है देखो, कन्वेयर बेल्ट जो मूव कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया. ओके, ऑफ 2 कितना केजी का रखा है वो नहीं बोला है उसने ना, खाली उसने बोला है कि इसके ऊपर लग रहा है 0.5. बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.5. ये 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. ओके, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे? क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना वो चल लेगा रिलेटिवली कितना चल लेगा ऑन अ कन्वेयर बेल्ट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. हमें पता है कि ये फ्रिक्शन ये म्यू है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर? म्यू एम जी. अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उन लोग ने एक्सेलरेशन मतलब मास की वैल्यू दी नहीं है. तो एक्सेलरेशन इज म्यू जी. एक्सेलरेशन इज म्यू जी. तो एक्सेलरेशन म्यू जी है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है. तो थर्ड फार्मूला आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर हमारा फाइनली 0 हो जाएगा. u कितना दिया है? जो अपना बॉक्स चल रहा था उसका ही u इसको भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर स्लाइटली ड्रॉप किया है. क्या बोला है? जेंटली ड्रॉप्ड, मतलब धीरे से उसको ऊपर रख दिया, तो उसको भी यही वेलोसिटी मिल जाएगा 2 प्लस 2 इंटू म्यू जी एस. और ये इसको अपोज करेगा तो ये नेगेटिव होगा कि एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रहा है. ओके, तो 2 म्यू जी एस इज इक्वल टू 4. ओके, ये 2 से ये 2 आ जाएगा, तो आपको एस क्या आ जाएगा? 2 बाय म्यू कितना है आपका? म्यू इज 0.5 इंटू 10. म्यू इज 0.5 इंटू 10, ये चलेगा 5 हो जाएगा, तो 2 बाई 5. और 5 पता है 1 बाई 5 क्या होता है? 0.2. ये हो जाएगा 0.4 डिस्टेंस, 0.4 मीटर्स. It will travel 0.4 meter on the belt before coming to at rest. So option number D would be the correct answer. Block of mass M is in contact with the cart C as shown in the figure. Okay, block of mass M is in contact. So the coefficient of friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling. देखो, in order to prevent it from falling, it is the alpha है acceleration. तो ये block भी alpha से जाता रहेगा. Okay, normal reaction कहाँ लगेगा? Normal reaction would be this. Okay, and normal reaction at mg would be like this. To prevent it falling, there should be a friction over here, which should be equal to mg, so that the block is prevented from falling. Now, what is this n? N क्या हो जाएगा? N will provide us the mass into acceleration of this block. N will provide us with this. N will provide us with this condition. तो इसमें आपको ब्लॉक को आगे लेके जाने वाला काम कौन करना है? नॉर्मल, क्योंकि जब भी ये गाड़ी आगे जाएगा, गाड़ी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा. दिस नॉर्मल विल कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद द सेम एक्सेलरेशन सेम एज द कार्ट. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल आपको करेगा. एन अल्फा दिया है इसमें, तो एम अल्फा हो जाएगा. एंड वी नो दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. सो एन का वैल्यू इधर डालते तो फ्रिक्शन फोर्स नीडेड इज म्यू एम अल्फा. म्यू एम अल्फा. ओके, नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? mg to prevent the block from falling. this मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आपका फोर्स 0 होना चाहिए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग. तो f शुड बी इक्वल टू mg. तो हमें पता है म्यू m अल्फा इक्वल टू mg. नाउ व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, वो पूछा है ना, तो अल्फा आ जाएगा g बाई म्यू. अल्फा इज g बाई म्यू. तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है इक्वल टू, ग्रेटर होगा तो और अच्छी बात है. ओके, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू बाई g बाई म्यू. ऑप्शन नंबर विच मैचेस ओवर हियर इज आपका C option over here. Okay, that's a very nice question over here. Next देखते हैं. A block B is pushed momentarily along the horizontal velocity with initial velocity v. If the mu is a coefficient of sliding friction between the B and the surface, the block will come to rest after the time. Okay, तो वही आपको पूछा v is equal to u plus at हो गया. आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये 0 is equal to u इनिशियल वेलोसिटी जो आपको v दिया था, माइनस आपको कितना इसने दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है इसके बीच में? म्यू. तो हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी.
over here it is negative because it is opposing the velocity, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, into time t. तो mu gt is equal to v, तो टाइम वुड बी v by g mu. तो ऑप्शन नंबर 4 over here matches, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 Newton force acts horizontally on a block of 10 kg placed on a smooth horizontal rough surface of an friction coefficient 0.5. The acceleration due to gravity is taken as g. Now find the acceleration of block. Now for any object you need to find acceleration of, क्या पूछा है, acceleration of the block in meter per second square. तो पहले आप उसका फ्रिक्शन निकालोगे, नेट फोर्स आगे पीछे बैलेंस करके आप फ्रिक्शन निकाल सकते हो उसका. देखो एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका क्या है, एफ नेट अपॉन एम नेट. नाउ द ब्लॉक इज ओवर हियर, एफबीडी विल गेट यू थ्रू एवरी क्वेश्चन इन एनएलएम. तो एफबीडी बनाना बहुत ज़रूरी है. इसने बोला है कि हमने इसके ऊपर 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया और उसका मास कितना है 10, तो नॉर्मल कितना लगेगा 100, 10g मतलब 100. उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन ओवर हियर. म्यू कितना दिया है 0.5 इंटू 100, तो इट इज़ 50. ओके, नाउ एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं. लॉन्गर मतलब ग्रेटर फोर्स कौन सा है ये, तो एक्सेलरेशन वुड बी 100 माइनस अपोजिंग फोर्स 50 अपॉन टोटल मास इज 10, तो इट वुड बी व्हाट 50 माइनस 50 अपॉन 10, इट मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ऑप्शन नंबर सी. A block of mass 1 kg is placed on a truck which accelerates with an acceleration of 5 meter per second square. The coefficient of static friction between the block and the truck is 0.6. The frictional force acting on the block is. देखो अब पहले एफबीडी बनाओ. पहले ये तो समझो ट्रक है आपका, ये ट्रक मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed over it. मास 1 kg प्लेस कर दिया है. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक मतलब म्यू का वैल्यू दिया है 0.6. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा कि ब्लॉक को आगे लेके जाए, क्योंकि ब्लॉक को भी इसके साथ जाना है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी आगे चलेगा और ब्लॉक गिर गया, तो ब्लॉक भी गाड़ी के साथ जाएगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू टेक इट अलॉन्ग विद इट. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल. तो नॉर्मल इस केस में म्यू एम जी हो गया. म्यू कितना दिया आपको 0.6, एम कितना दिया है 1 इंटू 10, जी इज 10 देने बोला है ना हम लोग ने, नहीं दिया तो भी चलो 10 ले लोगे, तो ये जगह 6 न्यूटन. 6 न्यूटन मस्ट बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक सो दैट इट एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड. वेट अ मिनट, हियर इट इज म्यू एज स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बोला तो वो सेल्फ एडजस्टिंग हो सकता है, इसीलिए मुझे लगा काइनेटिक फ्रिक्शन है इसीलिए. तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है तो वी नीड टू बी अलर्ट, हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. फिर हमें कितना चाहिए, वो मैक्सिमम से ज़्यादा है कि कम है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर दिया है विच इज 6. या तो आप इसको, क्योंकि इसमें देखो 0.88 में दिया है और 6 दोनों अप्रॉक्सीमेटली क्लोज है, तो आप क्या जी का वैल्यू क्या ले लो 0.6 इंटू 1 इंटू 9.8 कर लो इसके जगह कि ये कर लो, क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि 5.88 और 6 दिख रहे हैं. तो ओके, तो इसको अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.88 न्यूटन. दिस इज द एफ मैक्स, मतलब एफ लिमिटिंग बोल सकते हो इसका, एफ लिमिटिंग फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ हमें इसको आगे ले जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, फोर्स कितना चाहिए फॉर मास 1 kg टू मूव विथ 5. हमें तो 5 से ही मूव करना है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर और एक्सेलरेट करने लग जाओगे और धक्का देके. तो आपको एफ लिमिटिंग कितना लगना चाहिए 5 न्यूटन. तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट ओवर हियर, क्योंकि देखो आपका एफ लिमिटिंग कितना है, मैक्सिमम इट कैन प्रोड्यूस अप टू 5.88 और अप्रोक्सीमेटली 6 इन केस ऑफ इफ यू टेक 10 जी एस 10. ओके, बट इस केस में हमें क्या मूव कराना है, इसको भी 5 से मूव कराना है ताकि ये ट्रक के साथ रहे हमेशा. ऐसा ना हो कि इसको आपने अगर 5.88 टिक कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन इसको मिल गया ये ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक जाके इधर चिपक जाएगा डायरेक्टली. नहीं, ये जिधर है उधर ही रहना चाहिए. तो उससे एफ स्टैटिक बोला है तो यू शुड बी अलर्ट. तो इस केस में आपका आंसर 6 न्यूटन नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 मतलब 5.88 आ सकता है. बट हमें कितने से चलाना है 1 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड से चलाना है. तो हमें एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना आना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5 रहेगा तो चल जाएगा, मतलब मिनिमम 5 रहेगा तो चल जाएगा. पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना अवेलेबल है 5.8. अगर समझो अगर इट वुड हैव बीन मूविंग विद 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ वुड हैव बीन मूविंग विद 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एक्टिंग फोर्स मस्ट बी एफ मैक्स. तो फ्रिक्शन जो एक्ट करता रहेगा उस टाइम पे एफ लिमिटिंग नहीं रहेगा, एफ मैक्स रह जाएगा. एफ लिमिटिंग एक्ट करेगा एक्चुअली. और काइनेटिक दिया तो काइनेटिक भी एक्ट कर सकता है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. A person slides freely down a frictionless incline while his back falls down vertically down from the same height.
the final speeds of Vm and Vb should be such that, okay, just final speed. देखो क्या बोला है, इंक्लाइन प्लेन है एक, तो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया आपका, दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन ओवर हियर. वो आदमी क्या करता है, घसरगुंडी से इधर आता है और अपना बैग इधर से छोड़ देता है. तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर इन. ओवर हियर टू गेट वेलोसिटी वी कैन यूज वेट. वेट क्या बोलता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई. और यू कैन यूज आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, इसमें देखो वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी. वर्क इज डन बाय ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है. तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज. आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू भी लिख सकते हैं ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. ओके, और वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा यू. डेल्टा यू इसमें दोनों में चेंज क्या हो रहा है, इतनी हाइट का अगर हम लोग इसको एक लेवल माने और इसको एक लेवल माने, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम है, तो उसमें डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो. तो वर्क डन जीरो, तो वेलोसिटी डेल्टा के ई जीरो, मतलब बोथ द वेलोसिटीज आर कांस्टेंट. समझा मैंने क्या बोला आपको. मैं देखो वर्क डन बाय, हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पता है. तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम है क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दोनों को एक ही जगह से आ रहे, सेम हाइट से आ रहे. इनिशियल भले ही ऐसे आए ऐसा है, कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है क्या पाथ पे, नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो इसमें डेल्टा यू दोनों का सेम है, डेल्टा यू सेम है तो वर्क डन मतलब डेल्टा यूज दोनों का सेम है, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा. डेल्टा यू जीरो मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो मतलब डेल्टा के ई जीरो. ऐसा नहीं बोल रहा कि वेलोसिटी जीरो है, डेल्टा के ई जीरो मतलब दोनों का वेलोसिटी जब भी सेम रहेगा तभी तो ये पॉसिबल है. तो वेलोसिटी ऑफ m and b will be equal in this case. A block has been placed on an inclined plane with a slope of angle theta. Block slides down with the plane with a constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to. It slides down with a constant speed. तो हमें क्या बोला है, it slides down with a constant speed. Constant speed मतलब acceleration is equal to zero. और inclined plane पे acceleration का फॉर्मूला कहता है a g sin theta with coefficient of friction ले ले तो अगर mu k cos theta. Okay, this is the general formula. अगर आपका स्मूथ इंक्लाइन है तो म्यू के जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो. तो आपका स्मूथ इंक्लाइन रहेगा तो ए जी साइन थीटा, तो ये तो हमें पता है ए जी साइन थीटा आता ही है. बट वी नीड टू फाइंड म्यू के, तो वी कैन फाइंड दिस वाया दिस इक्वेशन ओनली. ओके, और कुछ आप कर सकते हो बट टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. ये जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोला है. तो जी साइन थीटा म्यू जी कॉस थीटा आएगा, सॉरी म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये जाके प्लस हो जाएगा म्यू के कॉस थीटा जी. जी से जी कैंसिल, so mu k is equal to sin by cos is equal to tan theta. So the coefficient of kinetic friction is tan theta over here when the block is sliding with constant speed मतलब acceleration zero, then we can apply this. Okay, next is consider a car moving with a straight road horizontal with a speed of 72 km per hour. Let's convert it 72 किलो, क्योंकि मीटर्स में हमें पूछा है. 72 किलोमीटर्स पर आवर को 5 into 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है उसकी. ओके, if the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.5, the shortest distance in which the car can be stopped is. Okay, shortest distance in which a car can be stopped. हमें stopping distance का formula पता है, u square by 2a. Now in this a we need to find the a, which is f is equal to mu mg is equal to ma. Now a is equal to mu g. Now mu कितना दिया हमें 0.5 and g is 10, तो ये हो जाएगा 5. तो stopping distance is 20 into 20 upon 2 into 5. तो it is 10 0 40 meters is the answer. 50 का बी हो गया. तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कंसेप्ट याद है तो. और एनएलएम में तो बहुत इजी चैप्टर, तो उसमें कुछ आपको दिमाग इतना लगाना नहीं पड़ेगा. A heavy uniform chain lies on a horizontal table. If the coefficient of friction between the chain and the table is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over the edge of the table is. See over here the chain is hanging like this. तो कितना फ्रिक्शन सपोर्ट कर सकता है दिस वेट को. दिस फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग दिस हैंगिंग वेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लेंथ विच कैन हैंग ओवर. तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. दिस ब्लॉक एंड ओवर अ पुली एंड दिस ब्लॉक. दिस इज समझो आपका, लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स पार्ट एंड द होल चेन इज ऑफ लेंथ एल. तो ये हो जाएगा L minus x. तो L minus x is hanging on the block
on the table and x part is hanging. Now let us assume the mass. Now पूरे टेबल का अगर हम लोग मास, पूरे लेंथ ऑफ चेन का मास निकाले m, तो x का मास कितना हो जाएगा? x का मास वुड बी m वुड बी कैपिटल M अपॉन L बाय x. दिस वुड बी द मास ऑफ द स्मॉल पार्ट. इसका मास क्या हो गया? mx बाई L. ओके, और इसका मास क्या हो जाएगा? दिस टेबल पे जो है उसका मास क्या हो जाएगा? l माइनस एक्स. इफ यू कैलकुलेट वाई यूनिटी मेथड यू विल गेट दिस. तो इसको हम लोग m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं. हमें पूछा क्या है? सो इन दिस कंडीशन वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हैंगिंग चेन. तो हमें क्या पता है कि इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू दिस नॉर्मल रिएक्शन विच इज ड्यू टू दिस m1g. तो म्यू m1g मस्ट बी इक्वल टू द m2g जो हम लोग ने फाइंड किया. तो g से g कैंसिल कर दो. म्यू शुड बी इक्वल टू, म्यू कितना दिया है क्या हमें? म्यू इज गिवन एज 0.25. ग्रेट. तो म्यू हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पहले हम लोग ये डाल देते हैं l माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? mx बाई एल. ओके, लेट्स क्रॉस, मतलब m से m कैंसिल हो जाएगा. ये l अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 बाई एल मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 1 हो जाएगा एंड x बाई एल एंड x बाई एल. तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा मालूम है? ओके, लेट्स मल्टीप्लाई म्यू ऑल्सो ओवर हियर. म्यू माइनस म्यू x बाई एल इज इक्वल टू x बाई एल. तो म्यू इसको इधर लेके जाते हैं, x बाई एल माइनस x बाई म्यू एल. तो वी विल टेक x बाई एल कॉमन फ्रॉम हियर, वी विल टेक 1 बाई 1 माइनस म्यू. तो आ जाएगा 1 म्यू अपॉन 1 बाई 1 माइनस म्यू ओवर हियर. तो म्यू कितना दिया? 0.25 अपॉन 1 माइनस 0.25 विल 0.75. ये आ जाएगा. तो ये कितना हो गया? 25 1 एंड 25 3 1/3 x बाई एल. तो 1/3 इज इक्वल टू x बाई एल. तो x का आपका कितना हो गया? x इज l बाई 3. मतलब 1/3 ऑफ द चेन कैन हैंग. तो 1/3 के लिए कौन सा परसेंटेज यूज करोगे आप? 1/3 कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज, क्या होगा? वेट अ मिनट, हम लोग ने ये माइनस इधर लेगा तो प्लस हो गया ना, तो ये +1 आएगा. तो क्या हो जाएगा? 0.25 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू x बाई एल. सॉरी, क्योंकि 1 प्लस 0.25 1.25, ये अगर गया तो ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू x बाई एल. तो x इज इक्वल टू l बाई 5. तो आपका 1/5 ऑफ दैट कैन हैंग. तो इसको परसेंटेज में करोगे तो 1/5 ऑफ 100. अगर आपने 100 मीटर का लिया है तो इसका 20% कैन हैंग आउट ऑफ दैट. ये हम लोग ने साइन का मिस्टेक कर दिया, नहीं तो बाकी सब ठीक है. तो 20% आपका आ जाएगा आंसर, नॉट 1/3. Okay, starting from rest, a boy slides down an 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in absence of the friction. The coefficient of friction between them, between the body and the inclined plane is. It's a very good, nice question. In this question, it is stated that the boy starts from rest. If the boy starts from rest, तो क्या हो जाएगा? देखो, तो हमें क्या पूछा है? टाइम निकालना है. रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया है, मतलब कुछ तो डिस्टेंस रहेगा इंक्लाइन प्लेन का. सेम डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन मेरे मन में आ रहा है, मैं उसको यूज़ करूँगा. हाफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. टी क्या हो जाएगा? 2s बाई ए का अंडर रूट. दिस वुड बी द टी. हमें इन लोगों ने क्या बोला है? व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट द टाइम इज 2 टाइम्स ऑफ नॉन फ्रिक्शन केस. तो नॉन फ्रिक्शन का केस क्या हो जाएगा? ये. फ्रिक्शन वाला केस क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन वाला टाइम क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए फ्रिक्शन वाला. ओके, नॉन फ्रिक्शन वाले में ए हो जाएगा g साइन थीटा, और फ्रिक्शन वाले में हमें पता है g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा, ये होगा. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. ओ भैया, तो इसको पहले करने से पहले मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, नहीं तो आप डाल दो वैल्यू. फ्रिक्शन वाला केस का हो जाएगा 2a, आपका वो पूरा फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग. आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s, ये g साइन थीटा छोटा वाला लिख देते हैं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट 2a बाई ए आपका जो फ्रिक्शनल वाला है इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट चला जाएगा, यहाँ से अंडर रूट विल बी गॉन. तो अंडर रूट चला गया तो आपको क्या मिला? आपको मिला 2s g साइन थीटा. ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये s ही रहेगा ना, तो s से s कैंसिल, ये भी हो गया. तो g साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a फ्रिक्शनल. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. g साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू आपका क्या है? g साइन थीटा
माइनस 4 म्यू के जी कॉस थीटा। मैंने सब एक साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, यहाँ से इसको लेके जाओ, 4 म्यू के जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा को इधर लेके आओ तो हो जाएगा 3 जी साइन थीटा। नाउ जी से जी वुड गेट कैंसल और बस, और म्यू के क्या हो जाएगा, म्यू के 4 म्यू के वुड बी 4 म्यू के वुड बी आपका 3 टैन थीटा। इसको इधर लेके आ जाओ, 3/4 टैन थीटा। नाउ थीटा इज गिवन एज 45, तो टैन 45 इज 1, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो आपका म्यू के क्या आ गया, म्यू के इज इक्वल टू 3/4। 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते, 0.75। तो लेट्स सी ये ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सेज दैट इट इज अ, मतलब इट इज अ करेक्ट आंसर। तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 ही है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं यहाँ तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे अगले में।